अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से उन सभी शर्तों को खारिज कर दिया है जिन पर एंकरेज में व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा हुई थी, और उन्होंने कहा है कि अब रूस पर दबाव डालने का समय आ गया है ताकि युद्ध समाप्त हो सके। लगता है हम फिर से बातचीत के नए दौर में जा रहे हैं। ट्रंप के रुख में बदलाव यूक्रेन के रूस पर लंबी दूरी के हमलों के कारण आया। और अब एक्सियोस समाचार पत्रिका ने बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान रूस पर दबाव बढ़ाने की बात की थी, और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वे अलास्का में हुई उन सहमतियों से भी पीछे हट सकते हैं जो कथित तौर पर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में हुई थीं। बात यह है कि ट्रंप अब ये जरूरी नहीं समझते कि यूक्रेन बिना किसी विरोध के रूसियों को अपनी जमीनें सौंप दे। ट्रंप कहते हैं कि हालात बदल गए हैं और अब ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है। खबर है कि G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने रूस के तानाशाह पुतिन पर असंतोष जताया और अपने पुराने विश्वास छोड़ने के संकेत दिए। इसी दौरान तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने घोषणा की कि अंकारा यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडलों को फिर से वार्ता के लिए मंच देने को तैयार है ताकि कूटनीतिक प्रक्रिया फिर शुरू हो सके। याद रखें, करीब 2 हफ्ते बाद अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसी के साथ विशेषज्ञों ने गणना की है कि जून में यूक्रेन ने रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के प्रतिष्ठानों पर रिकॉर्ड संख्या में हवाई हमले किए हैं। मुख्य लक्ष्य वे कारखाने बने जो मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और गोला बारूद बनाते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों के मुताबिक क्रीमिया व्लादिमीर पुतिन के लिए बिना हैंडल वाला सूटकेस बनता जा रहा है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि जब रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में क्रीमिया का विलय किया था तो इस घटना को रूस में एक मोती और कीमती संपत्ति की वापसी के रूप में देखा गया था। हालांकि अब ऐतिहासिक उपलब्धि के बजाय क्रीमिया व्लादिमीर पुतिन के लिए बोझ बनता जा रहा है, एक कमजोर स्थान जो उसकी युद्ध जारी रखने की क्षमता को खतरे में डाल सकता है। हालांकि 2014 में उन्होंने बड़े गर्व के साथ क्रीमिया पर कब्जा किया था, रूसियों से कहते हुए कि देखो वहां काला सागर का बेड़ा है, ताकि वहां रूस के खिलाफ नाटो के ठिकाने ना बने। लेकिन आखिरकार क्रीमिया में काला सागर का बेड़ा अब वहां नहीं है, और अब तो रूस के लोग भी वहां से भाग रहे हैं। मेरा नाम एलेक्सेई पिची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखें। तो अमेरिकी प्रकाशन एक्सियोस लिखता है कि यूक्रेनी ड्रोन सिस्टम अपनी उच्च प्रभावशीलता और परिष्कृतता के लिए जाना जाता है। इसने तेल रिफाइनरियों को निष्क्रिय कर दिया, युद्ध के मैदान पर शक्ति संतुलन बदल दिया, और 4 साल की लड़ाई में पहली बार कुछ रूसियों को आखिरकार अपनी ही जमीन पर युद्ध के परिणामों का एहसास कराया। यूक्रेन में आत्मविश्वास बढ़ा है और रूस को शहरों में ईंधन व सेना की रसद पहुंचाने में कठिनाइयां हो रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर दबाव डालने के लिए 40 दिन के अभियान की शुरुआत की घोषणा की है ताकि पुतिन को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा सके। ज़ेलेंस्की के बयान के कुछ ही घंटों बाद गुरुवार को पूरे युद्ध के दौरान सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक हुआ, जो रूस के 12 क्षेत्रों और कब्जे वाले क्रीमिया को निशाना बनाकर किया गया। और अब रूसी अधिकारियों ने कम से कम 660 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उदाहरण के लिए तुला क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में विस्फोट हुए और सेंट पीटर्सबर्ग में भी। और ये सब उस शक्तिशाली विस्फोट के 1 हफ्ते बाद हुआ जो मॉस्को के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी कापोतने में हुआ था, जिसने आसमान को काले धुएं से भर दिया था। एक्सियोस के मुताबिक रिपोर्ट्स के अनुसार लोग तहखानों में छुपे थे और शहर के कुछ हिस्सों में बाहर निकलने पर काली बारिश झेलनी पड़ी। आखिरकार फैक्ट्री में अपना काम बंद कर दिया और अब वो 2027 तक फिर से शुरू नहीं होगी। कम से कम 3 और इस हफ्ते रूसी तेल रिफाइनरियों पर अन्य बातों के अलावा हमले हुए। ज़ेलेंस्की का 40 दिन की कार्रवाई वाला बयान यह संकेत देता है कि आगे और भी बड़े हमले हो सकते हैं। और अब मैं ज़ेलेंस्की का एक उदाहरण पेश करता हूं। अगर यूक्रेन को तकलीफ होगी तो आपकी मॉस्को जल जाएगी। रूस के सामने कई मुश्किलें हैं, और यह सब इसलिए है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने और हमारी मुलाकात के प्रस्तावों को सुनने से इनकार कर रहे हैं। असली बातचीत और सम्मानजनक शांति के लिए व्लादिमीर पुतिन दावा करते हैं कि रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अपनी काल्पनिक शर्तों पर। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने स्वीकार किया था
कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों से कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे कभी भी रूसी समाज को विभाजित नहीं कर सकते। आगे पुतिन का उद्धरण है, नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य समाज को अस्थिर करना है। रूसी सशस्त्र बलों की कार्रवाइयों के संबंध में अनिश्चितता की भावना पैदा करना। शायद वो गंजा बुरा कुछ महसूस करता है, जानता है सब किस ओर जा रहा है। यही से सबसे रोचक चीज शुरू होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और पहले व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अभी युद्ध से अच्छी तरह निपट रहा है। एल्बर्ट एक्सियोस के अनुसार G7 शिखर सम्मेलन में 2 अधिकारियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर असंतोष जताया। यहां तक कि उन्होंने संकेत दिया कि वे एंकोरिक समझौतों से पीछे हट सकते हैं, जिनमें अमेरिका ने रूस की मांग मानी थी कि किसी भी सौदे में वे डोनबास पर नियंत्रण रखेंगे। तो आपको वे बातें याद होंगी जब कहा गया था कि पुतिन ने कथित तौर पर मांग की थी कि डोनबास पूरी तरह रूसियों को सौंप दिया जाए, अमेरिका क्रीमिया को रूसी मान्यता दे और इसी तरह की बातें। और ट्रंप ने भी कथित तौर पर इस पर सहमति जताई थी, लेकिन ये तो रूस वाले हैं, शायद उन्हें यह भी कम लगा और आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया। तो और यही है। और जैसा कि एक्सियोस के एक सूत्र ने कहा, उद्धरण, ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हर बात को लेकर संदेह में रहते थे और दबाव की बातों रूस को लेकर चर्चा करते थे, लेकिन दूसरे नेता विश्वास नहीं करते कि पुतिन सच में कुछ कदम उठाएंगे। उन्होंने मांग की थी कि अमेरिका की अगुवाई में कूटनीति रूस पर दबाव डाले, लेकिन अन्य नेता नहीं मानते कि वो सच में कुछ करेंगे। मुद्दा यह है कि अमेरिका डोनबास को नियंत्रित करना चाहता है। वहां ईरान के साथ युद्ध और कई पिछले दौर की वार्ताओं के विफल होने के बाद निराशा के कारण ऐसा हुआ। ट्रंप से जल्दी नतीजों की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सारी उम्मीद इसी पर है कि रूस पर बड़े पैमाने पर हमलों का अभियान शांति वार्ता को नई गति देगा। दूसरी ओर कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भले ही इससे मॉस्को पर दबाव बढ़ता है, लेकिन इससे रूसियों के बीच यूक्रेन से लड़ाई की आवश्यकता और उस पर जीत हासिल करने का विश्वास भी मजबूत हो सकता है। सोचा वहीं से हमला हो रहा है, इसलिए वहीं लड़ना चाहिए। हाँ, हैरान मत होइए, ये रूसी लोग हैं, मतलब वहां तर्क बिल्कुल भी नहीं है। अब वे सोच सकते हैं कि मॉस्को पर हमला हो रहा है, जबकि उन्हें याद नहीं कि सब कैसे शुरू हुआ। उनके लिए कारण और परिणाम की कड़ी यहीं से शुरू होती है। यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों का प्रभाव रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में ज्यादा है, जहां अधिकारियों ने ईंधन बिक्री बंद कर शुक्रवार को आपातकाल घोषित किया। यूक्रेन ने क्रीमिया में बिजली घरों और उन परिवहन जंक्शनों पर हमले किए हैं जो प्रायद्वीप को रूस से जोड़ते हैं। अब ब्लूमबर्ग एजेंसी बता रही है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की जंग क्रीमिया में रूस पर ही उल्टी पड़ रही है। बिजली कटने से क्रीमिया के हजारों लोग बिना पानी हैं और कई रूसी शिकायत कर रहे हैं कि वे यहां से नहीं जा सकते। ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध के कारण लोग प्रायद्वीप से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर ईंधन बेचा नहीं जा रहा है। यहां तक कि सेवास्तोपोल भी इस हफ्ते ऊर्जा प्रणाली पर हुए हमलों के बाद मुश्किलों से अछूता नहीं है, जिनकी वजह से जल आपूर्ति की पंपिंग स्टेशनें बंद हो गई हैं और अब स्थानीय नगर निगम ने निवासियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल टैंकर भेजे हैं। और अब यह स्पष्ट है कि जबकि रूसी सेना युद्ध के मैदान में भारी नुकसान झेल रही है, यूक्रेन रूस की धरती पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की लगातार अधिक प्रभावी अभियान चला रहा है, जिससे तेल रिफाइनरियों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें मॉस्को भी शामिल है। इससे ईंधन की बढ़ती किल्लत हो रही है और युद्ध के लिए फंडिंग से जुड़ा आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। मैं याद दिला दूं, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा व्लादिमीर पुतिन के समर्थन को मजबूत करने का कारण था। अब क्रीमिया पर हमले क्रेमलिन की आंतरिक कहानी के 2 मुख्य तत्वों पर चोट कर रहे हैं। एक है क्रीमिया हमारा है और दूसरा है पुतिन मतलब स्थिरता। लेकिन अब इसमें कुछ संदेह पैदा हो गए हैं। समझदार और व्यवहारिक इंसान के मन में तो सवाल उठेगा, क्या क्रीमिया वाकई हमारा है? पुतिन के रहते सब कुछ स्थिर है या वास्तव में कुछ समस्याएं हैं? पुतिन ने क्रीमिया की समस्याओं और रूस पर हो रहे हमलों पर अब तक लगभग कुछ नहीं कहा। हाल ही में उन्होंने रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई ताकि आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा हो सके। क्रीमिया में सैन्य ठिकानों के साथ यूक्रेनी बलों ने उन पुलों पर भी हमला किया है जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिण से करता है,
ताकि प्रायद्वीप की आपूर्ति चेन को काटा जा सके। हाल के हमले कर्च पुल के पास घाटों, गोदामों, ट्रेनों और ट्रकों को निशाना बना रहे हैं ताकि रूस से आपूर्ति बाधित हो सके। इसका नतीजा ये है कि तथाकथित क्रीमियन ब्रिज अब क्रीमिया और रूस के बीच एकमात्र व्यवहार्य संपर्क बचा है। यहीं कई लोग पूछते हैं, हम क्रीमियन ब्रिज पर हमला क्यों नहीं करते? तो देखिए, जैसा कि लगता है फिलहाल यूक्रेन क्रीमियन ब्रिज को बम से उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिससे ये अटकलें लगती हैं कि यूक्रेन असली यूक्रेन नहीं है। बस यूक्रेन चाहता है कि प्रायद्वीप पर हालात इतने खराब हो जाएं कि रूसियों को इसी क्रीमियन ब्रिज के जरिए वहां से निकलने का मौका मिले। यूक्रेन काबिज करने वालों के प्रति काफी इंसानियत दिखा रहा है ताकि वे खुद ही अपना सामान समेटे, पैक करें और अपनी गंदी जंगली रूस लौट जाएं। यही असली विरोधाभास है। रूस के पास क्रीमिया को अलग थलग करने वाली यूक्रेनी कार्रवाइयों का मुकाबला करने का असरदार तरीका नहीं है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी सशस्त्र बलों की वायु रक्षा प्रणाली को काफी कमजोर कर दिया, जिसके बाद उसने कमजोर जगहों पर व्यवस्थित हमले शुरू कर दिए, लॉजिस्टिक्स, ईंधन, ऊर्जा आदि पर। पिछले 6 महीनों में रूसी लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति गोदामों, कमांड पोस्ट और तकनीक पर यूक्रेनी मीडियम रेंज ड्रोन के हमलों की संख्या लगभग 10 गुना बढ़ गई है। हाल ही में ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने रूस के खिलाफ 40 दिन के ऑपरेशन को मंजूरी दी है, जिसका मकसद रूस को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करना है। मुझे जानना है कि क्रेमलिन में लोग ऐसे शब्द सुनकर, जैसे जंगली लोगों को शांति के लिए मजबूर करने का ऑपरेशन, अपनी कुर्सियों पर कैसे बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे में जब क्रेमलिन सितंबर में स्टेट ड्यूमा के चुनावों की तैयारी कर रहा है, यूक्रेन का क्रीमिया पर दबाव और रूसियों में युद्ध को लेकर बढ़ती नाराजगी व्लादिमीर पुतिन के अपने मतदाताओं के साथ किए गए सामाजिक समझौते के केंद्रीय सिद्धांत को खतरे में डाल सकती है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। यह बहुत सीधा है, राजनीतिक समर्थन के बदले स्थिरता या रूस। शब्दों में कहे तो आप हमें नहीं छेड़ते, हम आपको नहीं छेड़ते और आपको वहां स्थिरता से काम करने, पैसे कमाने वगैरह की आजादी देते हैं और आप बस राजनीति में दखल नहीं देते, चुपचाप पुतिन और यूनाइटेड रूस के लिए वोट करते हैं। बस इतना ही। लेकिन ये नैरेटिव थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। फिर भी कुछ विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि यह जरूरी नहीं कि राजनीतिक गिरावट में बदल जाए और ये उल्टा व्लादिमीर पुतिन के लिए जन समर्थन को और मजबूत भी कर सकता है। क्यों? देखिए, रूसी लोग इतने मूर्ख हैं और मैं तो कहूंगा इतने बेवकूफ हैं कि वे उल्टा इस सिद्धांत पर विश्वास कर सकते हैं कि सिर्फ व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन ही उनकी रक्षा कर सकते हैं, ये भूलते हुए कि ये सब कुछ उसी ने किया है। इसी बीच एजेंसी ने आकलन किया है कि जून में यूक्रेन ने रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर की फैक्ट्रियों पर रिकॉर्ड संख्या में हवाई हमले किए हैं। मुख्य लक्ष्य वे फैक्ट्रियां बनी जो मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक्स और गोला बारूद बनाती हैं। आखिरी ज्ञात लक्ष्य वोल्गोग्राद का टाइटन बैरिकाडी कारखाना था, जिस पर शनिवार को हमला हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने वोल्गोग्राद में इस कारखाने पर हमला किया। ये नई FP5 फ्लेमिंगो मिसाइलों से हुआ था। कारखाने पर हमले की जानकारी OSINT अनुसंधान भी पुष्टि करते हैं। ये उद्यम क्रेमलिन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ यार्स, टोपोल M और सरमद जैसे रणनीतिक कॉम्प्लेक्स के लिए लॉन्चर बनाए और तैयार किए जाते हैं। इस्कंदर M जैसे ऑपरेशनल टैक्टिकल कॉम्प्लेक्स के लिए लॉन्च सिस्टम और यहां तक कि रूसी ओरेखा मिसाइलों के लिए भी कुछ हिस्से बनाए जाते हैं। गर्मियों के पहले ही महीने में रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के कम से कम 13 ठिकानों पर हमला हुआ है और कुल मिलाकर ये इस साल की सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम वोल्गोग्राद के कारखाने ही नहीं, इस महीने की अन्य प्रभावित जगहों की बात करें तो वहां मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाए जाते हैं। ये प्रगति उद्यम मिचुन्स्क में है, जहां विमानन व मिसाइल नियंत्रण प्रणालियां बनती हैं। चेबोक्सारी में NIIR प्रगति, जहां कैलिबर व इस्कंदर के एंटेना बनते हैं। एक अन्य लक्ष्य गोला बारूद फैक्ट्री थी, कैलिबर, इस्कंदर। एक और लक्ष्य रियाजान के मिचुन्स्क में प्रगति उद्यम है, जहां विमानन मिसाइलों के लिए प्रणालियां बनाई जाती हैं। नोवोमोस्कोव्स्क में उन्हें अजोत कहा जाता है, जहां विस्फोटक घटकों के उत्पादन के कारण 2 बार हमला हुआ। इसके अलावा जहाज निर्माण भी हमले की चपेट में आया।
कब्जे वाले क्रीमिया में जलीव कारखाना ड्रोन हमले की चपेट में आया, जहां 2 सैन्य जहाजों को नुकसान पहुंचा। और अब विश्लेषक ये नोट करते हैं कि यूक्रेनी बलों का इतना बड़ा अभियान सिर्फ क्रीमिया की लॉजिस्टिक्स को रोकने या ईंधन की कमी पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि रूस की कुल सैन्य क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से कम करने के लिए भी है। इसी बीच तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रमुख हाकान फिदान ने कहा कि अंकारा यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल को युद्ध के समाधान की कूटनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए मंच देने को तैयार है। आगे उनकी टिप्पणी है, हम चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जितनी जल्दी हो सके संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर समाप्त हो। वर्तमान चरण में हम देख रहे हैं कि कूटनीतिक प्रक्रिया में ठहराव आ गया है, सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है और दोनों पक्ष सैन्य उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कूटनीतिक प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके फिर से सक्रिय करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं वैश्विक समुदाय को यह बताना चाहता हूं, जैसा कि हमने दोनों पक्षों को पहले ही सूचित कर दिया है, कि हम रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों को एक बार फिर अपनी देश में वार्ता की मेज पर लाने के लिए तैयार हैं। फिदान ने नाटो शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया, जो 7 से 8 जुलाई को अंकारा में होगा। उनके अनुसार यह शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के संदर्भ में रक्षा उद्योग का विकास एक प्रमुख विषय रहेगा। उन्होंने आगे भी टिप्पणी की, खासकर रूसी यूक्रेनी युद्ध और अन्य युद्धों के साथ मिलकर राजनीतिक और रणनीतिक स्तरों पर यह समझ बनी है कि यह आकलन करना जरूरी है कि रक्षा उद्योग के क्षेत्र में नाटो देशों का स्तर क्या है। यह विषय अब एक ऐसा सवाल बन गया है जिसका रणनीतिक महत्व है। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।